हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। देखिए, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सेशन कौन सा है, ये सेशन क्या है। आप लोग खुद सोच के देखिए, जरा 10 सेकंड लीजिए कि कौन से वीडियोस आ गए हैं और ये कौन से चैप्टर का वीडियो होगा। ये 10 सेकंड जो आप लोग हैं, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स के वीडियो आ गए हैं, कितनी मेरी तैयारी हो चुकी है और कितनी मेरी तैयारी बची है। चलिए, अगर 10 सेकंड में आप लोगों ने ये सोच लिया है और अगर आप लोग समझ पा रहे हो कि सर सब तो हो गया, बट इतिहास रचने की बात जो आपने सबसे पहले कही थी, उस इतिहास की कड़ी में अभी भी दो ऐसे लिंक है जो जुड़ने के बचे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग बहुत सही पहुंच गए हो। आप लोग जहां तक पहुंच गए हो, सिर्फ 10 बस के हिस्ट्री सेक्शन के आखिरी के 2 चैप्टर्स, दैट इज मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड प्रिंट कल्चर। इससे रिलेटेड आपको 10 सवाल ध्यान रखिएगा। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे आपके प्रिंट कल्चर के। अब यही आखिरी के 2 चैप्टर आपको इतिहास रचने की कड़ी के आखिरी मुकाम तक ले जाएगी। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं इतिहास रचने की तरफ, पहला कदम बढ़ाते हैं और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के पहले सवाल को देखते हैं। 10 सवाल, 10 बस, जिसमें 4 ग्लोबल वर्ल्ड के और 6 प्रिंट कल्चर के हिस्ट्री का आखिरी सेशन। ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे और पहला सवाल देखेंगे। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। सिल्क रूट अलग अलग वर्ल्ड के एरियाज को किस तरीके से लिंक करते हुए आया है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर। इन्हीं चीजों को हमें समझना है। लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। ये सिल्क रूट नाम आया, सिल्क जो कि वेस्ट के साइड में जाता था। ध्यान दीजिएगा, चाइना से नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप में, चाइना और एशिया वाला जो पोर्शन हम लोग समझ के चल सकते हैं, वहां से आपका नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप की तरफ जो चीजें जाती थी वो रूट पे से ट्रैवल होते थे, सिल्क कार्गोज, इसीलिए नाम दिया गया सिल्क रूट। अब हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सिल्क रूट्स और भी आइडेंटिफाई किए हैं जो कि लैंड और सी रूट्स में से थे, जो कि बहुत सारे एरियाज को साथ में बांधते थे। दे यूज्ड टू knit टुगेदर द एरियाज ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका एंड यूरोप। तो वही चीज जो आपको बताने की कोशिश की गई थी कि एशिया से नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे हिस्सों को साथ में जोड़ने की, बांधने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? सिल्क रूट के द्वारा। अब ये रूट पे क्या ट्रेवल होता था? तो चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट एज डिड द टेक्सटाइल्स एंड द स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया। केवल सिल्क ही ट्रेवल हुआ क्या? तो नहीं, सिल्क के साथ साथ चाइनीज पॉटरी और टेक्सटाइल मतलब जो आपके सिल्क जो ट्रैवल हो रहा था वो टेक्सटाइल का पार्ट, इसी के साथ साथ चाइनीज पॉटरी और स्पाइसेस भी जो हमारे सदर्न इंडिया के बहुत ज्यादा फेमस है, वहां से वो ट्रैवल होते थे। अब इन रिटर्न में कुछ मिलता था क्या? इन रिटर्न में हमें मिलते थे प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। सिंपल सी बात समझते हुए ये चलना है कि एशिया से नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप को बांधने की कोशिश की गई थी एक रूट के द्वारा जिसका नाम था सिल्क रूट। ये सिल्क रूट में यहां से टेक्सटाइल मतलब सिल्क के फाइबर्स, इसी के साथ साथ चाइनीज पॉटरी और चाइनीज पॉटरी के साथ साथ स्पाइसेस यहां से वहां, दैट मीन्स चाइना से या एशिया से नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप तक गए। इसके एवज में, इसके बदले में, इसके रिटर्न में हमें क्या मिला? इसके रिटर्न में हमें मिला प्रीशियस मेटल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। प्रीशियस मेटल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इसके एवज में, इसके बदले में हमें मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाउ डिड फूड प्रमोट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अब लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट जो थे वो फूड के थ्रू कैसे हुए? फूड के थ्रू कैसे लोग जुड़ने लगे? फूड कैसे कैसे ट्रैवल होने लगा? तो फूड ऑफर मेनी एग्जाम्पल्स, फूड ऑफर मेनी एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जहां जहां पे भी जाते थे नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते थे। कोई एक व्यक्ति यहां से अगर वहां जा रहा है, समझ के चलिए आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर आगरा से आया तो क्या लेके आएगा जी? वो पेठा लेके आएगा।
इसी के साथ साथ अगर आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति कश्मीर से आए तो वो क्या लेके आएगा, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स लेके आएगा। मतलब इसी का मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने यहाँ की कुछ चीजों को आपके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो कि आपके ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स कराया करते थे। इसी के साथ साथ ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखे, तो हमें कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देना है स्पेगेटी और नूडल्स का, कि क्या हुआ कि नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पेगेटी। नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना, ध्यान में रखिएगा, वेस्ट फ्रॉम चाइना मतलब यूरोप की तरफ। नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पेगेटी। इसी के साथ साथ अरब ट्रेडर्स, अरब के जो ट्रेडर्स है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पास्ता को लेके गए सिसिली में। सिसिली एक आइलैंड है इटली में, और अरब के ट्रेडर्स, अब ध्यान में रखिएगा, जो हम इटालियन 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 बोल के चलाते हैं, वो बेसिकली लाया है आपके अरब ट्रेडर्स द्वारा। तो अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू सिसिली एंड आइलैंड इन 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी इटली में सिसिली एक आइलैंड में अरब ट्रेडर्स पास्ता को लेके गए और वहां पे उसे अपना लिया गया। नेक्स्ट है सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान में बहुत सारे सिमिलर फूड जो थे वो जाने जाते थे, लोगों को उनकी पहचान थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके आंसर के, जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स डन बाय फूड। लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स डन बाय फूड। चलिए इसी सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल क्या कहता है, हमारा अगला सवाल कहता है द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश यूज ऑल एथिकल एंड अनएथिकल मेथड्स टू कॉलोनाइज अमेरिका। मतलब ये एथिकल एंड अनएथिकल का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल करके अमेरिका को कॉलोनाइज करने की कोशिश की। ये कैसे किया, ये क्यों किया और किस तरीके से किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। केवल बल का प्रयोग करके, सुपीरियर फायर पावर मतलब केवल बल का प्रयोग करके, केवल उनके आर्मरी में जो चीजें थी, उनके आर्सनल में जो चीजें थी, केवल उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्होंने इस्तेमाल ना किसी मिलिट्री वेपन का किया, बट इन्होंने इस्तेमाल किया एक जर्म का, द डिसीज कॉजिंग जर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। लोगों में स्मॉल पॉक्स के जो जर्म्स है वो इन्फेक्ट करा दिए जाते थे। जो राजी खुशी अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे, उनके ऊपर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को इन्फेक्ट करवा दिया जाता था। अब उसमें, उस व्यक्ति में जिसमें स्मॉल पॉक्स के जर्म इन्फेक्ट करवाए गए हैं, उसकी इम्यूनिटी ठीक थी। बट वेयर जब वो व्यक्ति पहुंचा अमेरिका, तो अमेरिका एक बड़े आइसोलेशन में था। अमेरिका एक बहुत बड़े आइसोलेशन में था। अटलांटिक महासागर की वजह से अमेरिका यूरोप से बहुत ज्यादा समय तक आइसोलेटेड था, इसीलिए उनमें इम्यूनिटी नहीं थी। इसीलिए उनमें इम्यूनिटी नहीं थी यहां से आने वाले किसी भी डिसीज का सामना करने की। जो भी यूरोप से डिसीज आ रही थी, वो डिसीज का सामना करने की उनमें इम्यूनिटी नहीं थी, और इसीलिए स्मॉल पॉक्स बन गया एक डेडली किलर। एक बार जैसे इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया, वो कॉन्टिनेंट में इतने डीप तक चले गया कि नियरली पूरा कॉन्टिनेंट, नियरली हजारों करोड़ों लोग जो उस समय थे, अब समझ के चलिए उस समय पूरे कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग थे, यहाँ पे जब अमेरिका की बात चलती है तो ये आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मिला के हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, उन लोगों को निश्तो नाबूद कर दिया गया। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। किसकी वजह से? ना कोई मिलिट्री वेपन, ना कोई फायर पावर, एक छोटा सा डिसीज कॉजिंग जर्म, नेम ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो ये पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने किया किस लिए? कब्जा करने के लिए, जिससे कि ट्रेड किया जा सके, जिससे कि बिना किसी रोक टोक के वो लोग क्या कर सके? ट्रेड कर सके। चलिए इसी के बाद आगे देखते हैं कि क्या हुआ। Why did Europeans flee to America during the 17th and 18th century? अब हुआ ये कि पहले यूरोप ने अमेरिका के साथ इतनी सब चीजें की, अभी यूरोप को वही चीजें फेस करनी पड़ रही है। इसको अगर मैं आपको छोटे से संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूं तो होगा ये कि यूरोप ने बीज बोए थे बबूल के, और तो वो आम की उम्मीद नहीं लगा सकते। जब बोगे बीज बबूल का, तो आम कहां से पाओगे यूरोप? तो वही चीज देखने को मिली। हुआ ये कि
पॉवर्टी एंड हंगर वॉज कॉमन इन यूरोप। पॉवर्टी एंड हंगर कॉमन हो गई यूरोप में, सिटीज बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गए, डेडली डिसीजेस फैल गए और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। बहुत ज्यादा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होने लगे और रिलीजियस डिसेंटर्स को मारा जाने लगा। जो भी धर्म का पालन नहीं करता था, जो भी अगेंस्ट जाने की कोशिश करता था, उन्हें मारा जाने लगा। इसीलिए बहुत सारे लोग अमेरिका की तरफ जाने लगे, जहां पे प्लांटेशंस थे। जहां पे क्या थे? प्लांटेशंस थे। वहां पे स्लेव का काम करना उन्हें पसंद था, मगर वो यहां नहीं रहना चाहते थे। दैट इज व्हाई मेनी यूरोपियंस स्टार्टेड फ्लीइंग टू अमेरिका बिकॉज ऑफ these some reasons. The reasons are poverty, hunger, deadly diseases, religious conflicts, and due to the works provided through plantation. Due to the works provided through plantation. इसी चौथे सवाल के साथ हमारा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का चैप्टर यहीं पे समाप्त होते हुए हम लोग बढ़ेंगे हमारे हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो चैप्टर है हमारा प्रिंट कल्चर। ये प्रिंट कल्चर से आपको आने वाले सवालों में पहला सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। क्या है सवाल? प्रिंट नॉट ओनली स्टिमुलेटेड द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन अमॉन्ग्स द कम्युनिटीज, बट इट ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सभी लोग अपना अपना मत सामने ला तो रहे ही थे, इसी के साथ साथ लोगों के मतभेद भी होने लग गए, ऐसा इस सवाल का कहना है। लोगों को साथ में जोड़ने का काम कर रहा था, मगर इसी के साथ साथ लोगों के मतों में जब भेद आने लगे तो मतभेद भी होने लगे। इसी स्टेटमेंट को आपको एग्जामाइन करते हुए ये चैप्टर में कहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन की बात हो रही है, उसको आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स के आने की वजह से, न्यूज़पेपर और जर्नल्स के आने की वजह से ये चीजें ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचने लगी। पहला था बंगाल गैजेट। ध्यान में रखिएगा, बंगाल गैजेट नाम की दो चीजें रहेगी आपको। पहला है 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी वाला। पहला है 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी वाला बंगाल गैजेट, जो कि ब्रिटिशर्स की खुफिया जानकारी, ब्रिटिश ऑफिसर्स की खुफिया जानकारी, गॉसिप्स अपनी मैगजीन में पब्लिश करता था, जिसकी वजह से उसे परसिक्यूट कर दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसे मार दिया गया। और दूसरा व्यक्ति है हमारे गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने एक न्यूज़पेपर उसी नाम से निकाला जिसका नाम था बंगाल गैजेट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तब हमारे सामने पहला नाम आता है हमारे राजा राम मोहन रॉय का। अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जैसे कि विडो इमोलेशन, मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड एंड आइडोलेट्री, ये जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी द्वारा करवाए जाते थे। ये किसके द्वारा करवाए जाते थे? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी द्वारा ये सब जो चीजें करवाई जाती थी, इसके खिलाफ लिखा गया संवाद कौमुदी में 1821 में। और अब इसके खिलाफ जब लिखा गया तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने क्या किया? हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने कमीशन किया किसे? समाचार चंद्रिका को। समाचार चंद्रिका को ये कहा गया कि आप इनके ओपिनियंस, दैट इज राजा राम मोहन रॉय की ओपिनियंस के खिलाफ पब्लिश करना शुरू कर दीजिए। दो पर्शियन न्यूज़पेपर हमें देखने को मिले, जामे जहांनामा एंड शमशुल अखबार। जामे जहांनामा एंड शमशुल अखबार। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे मुस्लिम डायनेस्टीज कोलैप्स होते रही, समय आ गया था कि लोग कन्वर्जेंस की तरफ बढ़ रहे थे, तभी मुस्लिम उलेमास के द्वारा, मुस्लिम उलेमास को जो डर था, तो उन्होंने पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन के होली स्क्रिप्चर्स प्रिंट करवाना शुरू किए। जो होली स्क्रिप्चर्स थे उसको पर्शियन में, उर्दू में ट्रांसलेट करवाना शुरू किया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, देवबंद सेमिनरी। क्या आप लोग ध्यान में रखिएगा? देवबंद सेमिनरी वॉज फाउंड इन द ईयर 1867। 1867 में देवबंद सेमिनरी का फॉर्मेशन किया गया ताकि अपने लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके, जिससे कि हम लोग कन्वर्जन से बच सके, जो कि ब्रिटिशर्स हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे। हम 8वीं में इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं। यहाँ पे हमें केवल प्रिंट के माध्यम से इन चीजों को समझने की जरूरत है कि विद रिस्पेक्ट टू प्रिंट, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंट क्या चीजें थी, तो वो ये चीजें थी। तो ये सब चीजें थी जो कि क्या हुआ,
कि लोगों को पब्लिसाइज करने का मौका मिला, अपनी चीजों को लोगों के सामने लाने का मौका मिला, बट इसी के साथ साथ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी देखने को मिले। तो इस आंसर को हम इस तरीके से पेश करेंगे। इस आंसर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। ये आप लोगों को बहुत बार आपके सेट के पेपर में भी देखने को मिला है, जो आपके सेट एबीसी हुए हैं, फेजेस हुए हैं, उसमें भी देखने को मिला है, और होप सो की बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, बट जब तक कुछ होता नहीं है तब तक अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि डिस्क्राइब एनी 5 स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड बाय द प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स इन द 9th सेंचुरी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। सॉरी, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या किया गया? 19th सेंचुरी में किसने, प्रिंटर्स ने और पब्लिशर्स ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जिससे कि वो अपनी चीजों को, अपने प्रिंट्स को, अपने किताबों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और आसानी से पहुंचा सके? उन्होंने सीरियल नंबर देना शुरू कर दिया। उन्होंने सीरियल नंबर देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम नंबर से चीजों को आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। और कुछ कुछ लोग जो कि कलेक्शन करने के लिए बहुत आतुर होते हैं, तो वो नंबर्स को ध्यान में रख के भी कलेक्शन कर सकते हैं कि ये नंबर की बुक मेरे पास आनी चाहिए। जैसे हम लोग नंबर विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल्स देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होने की संभावनाएं बढ़ गई होती। इसीलिए सीरियलाइजेशन किया गया, जिससे कि एक पर्टिकुलर वे मिल जाए राइटिंग को। इसी के साथ साथ इंग्लैंड में पॉपुलर शिलिंग सीरीज को लॉन्च किया गया। इंग्लैंड में पॉपुलर क्या किया गया? शिलिंग सीरीज, व्हिच वर चीप सीरीज। ये बहुत सस्ती किताबें हुआ करती थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सके। इसी के साथ साथ जब उन्हें डर लगने लगा कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हमारी किताबें नहीं बिकेगी, तो उन्होंने पेपर बैक एडिशन लाने शुरू किया। तो ये जो पेपर बैक एडिशन जो आप लोग अभी देख सकते हो, वो कब आया था? आपका ग्रेट डिप्रेशन के समय नई बुक्स को पब्लिश करना चालू किया। और इसी के साथ साथ बुक की कॉस्ट को कम करने के लिए डस्ट कवर्स का इस्तेमाल किया गया, या फिर जैकेट्स का इस्तेमाल भी चालू कर दिया गया। ये सिंपल सी 5 चीजें की गई। पहला सीरियलाइजेशन, दूसरा चीप सीरीज, तीसरा पेपरबैक एडिशन, चौथा नई बुक, और पांचवा डस्ट कवर। ये 5 सिंपल से कीवर्ड्स रहेंगे, जिससे कि आपको इतना बड़ा आंसर जो है कि क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई, ये सिंपली आपके ध्यान में आ जाएगी। तो यही थी वो 5 स्ट्रेटेजी जिसको अपनाई गई थी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा, जिससे कि उनकी बुक जो है वो ज्यादा मात्रा में बिक सके। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि हाउ फार इज इट राइट टू से दैट The print culture was responsible for the French Revolution। अब प्रिंट के वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आप 9वीं में पढ़ चुके हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के सोशल कॉजेस थे, वो सब हमें पता चल चुका है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कॉजेस सब हमें पता है। पर क्या प्रिंट का भी उसमें कोई योगदान था? कि क्या प्रिंट के वजह से लोग एनलाइटन हुए? जी बिल्कुल हुए। कैसे हुए, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स। लोगों की जो आइडियाज थे, मतलब ये जो वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स, इन लोगों की आइडियाज लोगों तक पहुंचने लगी। अब जैसे ही लोगों तक ये आइडिया पहुंचने लगी, ये थिंकर्स ने सीधे सीधा अटैक किया सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ चर्च के ऊपर एंड डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट के ऊपर। कि जो किंग के हाथ में पावर है, ये जो बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस है, ये नहीं होने चाहिए। चर्च के पास जो पावर है, चर्च के पास जो जमीन है, वो जमीन पीसेंट की है, मगर उसके ऊपर चार्जेस चर्च को देने पड़ रहे हैं। उसके हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा है। आगे वो कैसे बढ़ पाएगा? सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाएंगे। जी बिल्कुल, यही वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है जो हम लोग 9वीं में पढ़ चुके हैं। ये सब हो सकेगा। ये सब चीजों की बात की गई थी किसके द्वारा? थिंकर्स के द्वारा। उन्होंने यही सब चीजें लिखी और उन्होंने जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, उन सबके ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की, जिसके ऊपर पहले कभी भी सवाल उठाया नहीं गया था। which were never questioned earlier। ये प्रिंट के थ्रू इसके ऊपर सवाल उठाए जाने लगे, बड़ी बड़ी डिबेट्स होने लगी, बड़े बड़े मुद्दे उठने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और 1780s तक तो क्या हुआ? 1780s तक ऐसे लिटरेचर आ गए जो कि रॉयल्टी को मॉक करने लगे। रॉयल्टी को मॉक करने लगे मतलब रॉयल्टी अपने ही प्लेजर्स में, अपने ही मजे में थी। वो लोग मॉरलिटी को भूल चुके थे। वो लोग ये भूल चुके थे कि लोगों को खाने के लिए अन्न जल का दाना भी नहीं है, अन्न जल भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है। वेराज वो अपने वर्सेलिस के पैलेस में आराम से अपना जीवन काट रहे हैं। इसी को मॉक किया गया।
कैसे मॉक किया गया? थ्रू कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। थ्रू कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स उन्होंने लोगों को यह अवेयर करवाया कि आपके राजा जो है वो मजे का जीवन काट रहे हैं, वेरास प्रजा जो है वो सजा में है, प्रजा एक सजा भुगत रही है, खाने पीने को भी नहीं है और राजा मौज कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहीं ना कहीं एनलाइटेंड थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल है, ये इस आंसर के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। तो यही है वो बेसिक पॉइंट्स कि कैसे प्रिंट कल्चर ने रेवोल्यूशन को लाया। कौन से रेवोल्यूशन को? फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे लाया प्रिंट कल्चर ने, वो इन चीजों के द्वारा आपके समझ में आ जाएगा। यही वो पॉइंट्स है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपने लिखा है, नहीं लिखा है तो लिखते हुए ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा कि प्रिंट कल्चर से कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। जी हाँ, एक चीज से दूसरी चीज उसी तरह लिंक हो जाएगी जिस तरीके से आप लोग समझना शुरू कर दोगे कि मैं कैसे टॉप लिस्ट में आ जाऊं, मैं टॉप लिस्ट में कैसे अपने आप का नाम लिंक करवा लूं, वैसे ही सोच जब आपकी आना शुरू हो जाएगी तभी आपके आंसर्स भी लिंक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर मेन टू द वुमेन इन द 19th सेंचुरी? विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, प्रिंट का क्या रोल था, प्रिंट में महिलाओं का सहयोग क्या था, योगदान क्या था, ये दोनों चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि महिलाओं के लिए जीवन उतना ज्यादा सरल नहीं था जितना हमारे लिए था या है। हमारे लिए जितना जीवन सरल था, जितना जीवन सरल है, उतना ही जीवन कठिन, उतना ही जीवन जटिल हमारी महिलाओं के लिए, हमारे माता बहनों के लिए होते हुए आया है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स की जरूरत थी, जो कि उन्हें ये बता सके कि आपको एडुकेट होना जरूरी है, हम आपको एडुकेट करेंगे। तो लिबरल जो फादर्स थे, लिबरल जो हस्बैंड्स थे, उन्होंने होम ट्यूटर्स लगा के दिए, उन्होंने उन्हें स्कूल में जाने की परमिशन दी। स्कूल बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे, ट्यूटर्स लगा के दिए। अब धीरे धीरे ये होने लगा कि राज सुंदरी देवी, दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज सुंदरी देवी बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई और उन्होंने अपने किचन की सीक्रेसी में पढ़ना लिखना समझा सीखा और अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन नाम की ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिख के बता दी जनता को। 1876 में उनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई। नेक्स्ट इज 1860s में वेरी फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश बाशिनी देवी रोड बुक्स हाईलाइटिंग द experiences of women about how they were ill treated in the domestic front. उनको डोमेस्टिक तरीके में भी, उनको घर में भी किस तरीके से इल ट्रीट किया जाता था, ये कैलाश बाशिनी देवी ने बताने की कोशिश की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने पैशनेटली, एंगर के साथ लिखा किसके बारे में? अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स की जो मिजरेबल लाइफ है, स्पेसिफिकली विडोज की। द अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेसिफिकली विडोज, उनकी जो मिजरेबल लाइफ है उसके बारे में लिखने की कोशिश की गई, लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई द्वारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बटाला के कुछ पब्लिकेशंस वाले लोग जो थे, पब्लिकेशंस जो बटाला में हो रही थी, तो पेडलर्स उन पब्लिकेशंस को लेते हुए कहां तक ले पहुंचे? वो विमेन्स तक ले गए उन पब्लिकेशंस को, जिससे कि वे अपने लीजर टाइम एक्टिविटी में कम से कम पढ़ने का काम कर सके, कम से कम वो अपनी लीजर टाइम एक्टिविटी में पढ़ने का काम कर सके, आगे बढ़ सके और आज के इस प्रतिद्वंदी समाज में खड़े हो सके। द कंपेटिटिव वर्ल्ड इज आस्किंग फॉर नथिंग मोर बट द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन। इसके लिए उनको खड़ा करना था, जो कि बटाला के पेडलर्स ने किया। तो इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नवा क्वेश्चन, व्हाट इज अ मैन्युस्क्रिप्ट? लिस्ट एनी 4 शॉर्टकमिंग्स ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट एक बहुत सिंपल सी चीज होती है। मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं रिकॉर्ड जो कि कॉपी किए जाते हैं पाम लीफ या फिर हैंडमेड पेपर के ऊपर। देखिए, मैं आप लोगों को सरलता पूर्वक एक बहुत सिंपल सी बात बताने की कोशिश करूंगा। वो बात ये है कि अगर हम लोग किसी सॉफ्ट पेपर पे कुछ लिखते हैं, किसी सॉफ्ट सरफेस पे कुछ लिखते हैं, तो उसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। और अगर हम किसी हार्ड सरफेस पे कुछ लिखते हैं, हार्ड सरफेस पे कुछ लिखते हैं मतलब जैसे आप लोग बेंच पे अपना नाम कुरेदते हो, वो बेंच पे नाम कुरेदने की क्रिया को ही कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में ये सिंपल सा फर्क है। अगर आप लोग बेंच पे अपना नाम लिखने की शुरुआत करते हो कि ये बेंच मेरा है,
तो वो प्रोसेस की शुरुआत होती है आपके इंस्क्रिप्शंस की, और किसी सॉफ्ट सरफेस पे जो आप अपना नाम लिखते हो या किसी भी चीज को लिखा जाता है उसको अगर प्रिजर्व किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वह बन जाएंगे रिकॉर्ड्स। तो इन्हीं रिकॉर्ड्स को हम लोग कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, और इसको बहुत ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया गया था। अब इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, शॉर्टकमिंग समझ के चलिए या डिसएडवांटेज समझ के चलिए। डिसएडवांटेजेस क्या है आपके मैन्युस्क्रिप्ट के? मैन्युस्क्रिप्ट आर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल। इसको कैरी करना, इसको संभाल के रखना बहुत डिफिकल्ट चीज है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसको आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे आप अपने किसी दोस्त की हैंडराइटिंग नहीं समझ पाते, वही व्यक्ति अगर मैन्युस्क्रिप्ट लिखेगा तो आप तो आपके बाजू वाले दोस्त की हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहे। 500 साल बाद अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े जाएंगे तो उसे कैसे समझा जाएगा? यही चीज हो रही है हड़प्पा सिविलाइजेशन के द्वारा लिखे गए कुछ वाक्यों में, जो लोग समझ ही नहीं पा रहे। दोज मैन्युस्क्रिप्ट, दोज इंस्क्रिप्शंस कांट बी अंडरस्टैंड बाय द पीपल। तो इसी तरह ये आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। बुक्स की डिमांड अगर बहुत ज्यादा होने लग जाती है तो मैन्युस्क्रिप्ट ये डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती, और कॉपी करना एक लेबोरियस थिंग है, एक एक्सपेंसिव चीज है, एक टाइम कंज्यूमिंग चीज है। ये केवल मैन्युस्क्रिप्ट के साथ ही लागू नहीं होता है, तो ये आपके साथ भी लागू होता है कि एक आंसर दूसरे का कॉपी करने में आधा घंटा लगाओगे, उतने में तो 2 आंसर लर्न हो जाएंगे। बस 10 की सीरीज, बस 10 की सीरीज में आधे घंटे में पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा, आगे पीछे वाले का क्या देखोगे आधा घंटा। क्यों? क्योंकि सर कॉपिंग इज अ एक्सपेंसिव थिंग, कॉपिंग लेबोरियस है, कॉपिंग को समय लगता है। तो कॉपिंग करने की बजाय यहां पे अगर देख लोगे तो आधे घंटे में 2 आंसर लर्न हो जाएंगे लाडले। आगे देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट के होते ही आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है विद रिस्पेक्ट टू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला सवाल, अंतिम सवाल आपकी हिस्ट्री की कड़ी का, जो आपको इतिहास रचने के और एक कदम करीब ले जाएगा। वो सवाल क्या कहता है? Why did the British government pass the Vernacular Press Act in 1878? What powers did it give to the government? अब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ही क्यों जो है इंप्लीमेंट किया गया था? अब ध्यान में रखिएगा, 1878 में इंप्लीमेंट करने के पीछे छोटा सा कारण है, वो कारण है रिवोल्ट ऑफ 1857। हुआ ये कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद बहुत सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फैलने लगी, और उन्हीं फैलती हुई चीजों को कर्ब करने के लिए, उन्हीं फैलती हुई चीजों को कम करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया, ताकि इंडियन मीडिया जो क्रिटिसिज्म कर रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ना पहुंच सके, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तक आपके क्रिटिसिज्म ना पहुंच सके, इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया। The vernacular newspapers reported on the colonial misrule and encouraged nationalist activities. अब वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स क्या करते थे? जो कॉलोनियल मिसरूल था वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करते थे, और देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगाने की कोशिश करते थे। यही देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर ना आ सके, इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया, जिससे एक्सटेंसिव राइट्स मिल गए सेंसरशिप के। जिससे क्या मिल गए? एक्सटेंसिव राइट्स मिल गए सेंसरशिप के। चीजों को सेंसर किया जाने लगा, और एक बार वार्निंग दी जाती थी कि अगर इसके बाद आपने ऐसा कुछ किया तो क्या होगा। तो आपके प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर लिया जाएगा, और आपके जितने भी एसेट्स है वो सभी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस बंद, जितने भी संसाधन है वो ब्रिटिशर्स की तरफ चले जाएंगे, आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकोगे। अगर आप लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रिंट करते हो तो इसके बाद आप कुछ प्रिंट ही नहीं कर सकोगे। यही था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में लगाया गया, 1857 के रिवोल्ट के पश्चात। अब ये एक चीज, इसमें छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, क्या ये पहली बार लगाया गया था? ये आइडिया क्या ब्रिटिशर्स के दिमाग में पहली बार आई? नहीं, ये आइडिया आई थी इस ब्रिटिशर्स, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इट वाज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश प्रेस लॉ। आयरिश प्रेस लॉ। जी, आप लोग बहुत सही समझ चुके हो, आप लोग बहुत सही पहुंच चुके हो उस बात तक। सर आयरिश प्रेस लॉ कहां से आ गया? तो आयरलैंड को जिस तरीके से सिस्टमैटिकली सप्रेस किया गया, आयरलैंड आल्सो मेट विद द सेम फेथ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे भी यही चीज की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। एंड इसी सवाल के साथ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपनी मेहनत में ईमानदारी रखिए। ऊपर वाला देख रहा है, अगर उसको लगेगा कि इसने कुछ कर दिया तो आपको इसके बाद कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब मिलते रहेगा। ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू एवरीवन।